गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम ज्ञानासर से भगवत गीता के चौथे अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा जारी है और आज भी उसी चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। पिछले सेशन पर को हमने एक यक्ष प्रश्न पर समाप्त किया था और उसके उत्तर के ऊपर हमने बात करनी थी आज। हालांकि संगीता बहन आज हैं नहीं जिन्होंने वो प्रश्न उठाया था, लेकिन वो प्रश्न हम है तो इसलिए प्रश्न था। और क्योंकि हम कर्मयोग की बात कर रहे हैं तो उसका रेलेवेंस भी है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम सब लोग अपने अपने आंसर्स लेकर आएंगे उस प्रश्न के लिए, तो पहले मैं आप लोगों से ही आंसर सुनना चाहूँगा कि आप लोगों का उस पर क्या मत है। कौन इस पर बात करना चाहेगा? कोई भी नहीं? कुछ तो मत बनाया होगा आप सबने अपना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था कि वो हर एक को कहीं ना कहीं झकझोरने वाला था कि अगर ऐसी स्थिति हो तो किसी को क्या करना चाहिए। और क्योंकि हमारे ग्रुप में मेजॉरिटी लेडीज की है, तो आपको तो उस प्रश्न के साथ जवाब कुछ ना कुछ तैयार होना चाहिए था उसका। No one is ready to speak here. सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दोहरा देंगे तो जो अभी आए हैं उनको भी थोड़ा सा आप ही दोहरा दीजिए। मिल जाएगा। संगीता जी का क्वेश्चन क्या है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, प्रश्न ये था कि सहन कब तक होना चाहिए। उन्होंने एक सिचुएशन बताई थी कि जैसे मान लो घर में अगर परिस्थिति ऐसी है कि कोई ये भी आपके बैकग्राउंड के साउंड बहुत आ रही है, डिस्टरबेंस है काफी। ठीक है सर, यदि स्पाउस में से कोई भी या के अंदर कोई भी और जहाँ परिस्थिति ऐसी है कि कहीं से भी आपको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, और तो आपको क्या उससे अपना प्रारब्ध समझकर सहते रहना चाहिए या उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? कोई और रिपीट कर प्रश्न को। शुभेन की आज डिस्टरबेंस ज्यादा है। Can anyone repeat the question?
सुनीता जी, आप रिपीट कर दें एक बार क्वेश्चन को, या गुलशन जी? इनके कहने का मतलब है कि कहाँ तक हम सह सकते हैं या सहना उचित है कि नहीं है। अगर हम ऐसी घर में परिस्थिति होती है कि हमें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, तो क्या वो सहना ठीक है? हमारा प्रारब्ध समझ लेना चाहिए उससे, या उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? गुलशन बहन जी, आपका क्या विचार था इस पर? इसमें पहले भी शशि जी ने बोला था कि 3-4 रास्ते होते हैं, उनमें से हमें कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। या तो अगर सहन कर सकते हो तो करो, नहीं तो जैसे साइड से निकल जाओ, या फिर उसको बिल्कुल छोड़ दो। इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? वैसे तो कहते हैं अन्याय सहना भी पाप है, बिल्कुल। तो अन्याय तो नहीं सहना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की पहले कोशिश करनी चाहिए। अगर ना हो सके तो फिर उसको उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। चलिए, प्रश्नकर्ता भी आ ही गए। प्रणाम बहन जी, संगीता बहन जी प्रणाम। प्रणाम सर, मैं मेडिटेशन छोड़ के आई हूँ। मैं आज ही आश्रम पहुंची हूँ। दोपहर को अचानक मन बना तो गाड़ी जी। उठा के आ गई यहाँ पे। और आज मैंने कहा कि अभी मैं 6 to 7 होता है मेडिटेशन का टाइम ना, तो मुझे लगा कि नहीं, आज तो पहले मैं अपनी हाजिरी आपके सामने लगाऊं और फिर कल से फिर मैं हाँ। तो पहले हम उसी प्रश्न की बात कर रहे थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। आप एक बार प्रश्न रिपीट कर दें, आपके शब्दों में जरा ज्यादा अच्छा लगेगा वो प्रश्न पूछा हुआ। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो प्रारब्ध है उसको चुपचाप सहना चाहिए, मतलब तो मैंने फिर उस मूवी का हवाला दिया था जो मैंने देखी थी उस दिन, जो प्रोवोक करके, जो रियल घटना पे आधारित है। तो उसमें 10 साल तक वो जो स्त्री है वो अपने पति का प्रताड़न सहती है, शारीरिक हिंसा भी, मानसिक भी, अपना जज्बाती हिंसा भी, हर तरह से। मतलब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट को वो सीढ़ियों से धक्का दे रहा है, उसको मार रहा है, उसका गला दबा रहा है। तो 10 साल वो सहती है इस चीज को, और फाइनली वो, मतलब वो रिवोल्ट करती है। रिवोल्ट क्या करती है, वो जल जाता है उसके हाथ से, वो सोया होता है उसको, तो मतलब वो और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो क्या उसको, आपने उस दिन कहा था कि प्रारब्ध, अगर वो उसको प्रारब्ध मान लिया जाए कि नहीं, उसका वो ये समझे कि ये मेरा प्रारब्ध है, मैं वाकई आई हूँ, मुझे प्रताड़ना सहनी है, तो उसका वो स्टेप गलत था क्या? तो ये क्वेश्चन था मेरा कि फिर हम कब तक उसको प्रारब्ध के नाम पे, मतलब हमको दिख रहा है हमारी कोई भी गलती नहीं है एट प्रेजेंट, इस लेवल की प्रताड़ना, इस लेवल की मतलब जो सहना है, छोटी छोटी बातें चलती हैं लेकिन इस लेवल का जो सहना है वो कहाँ तक उचित है? तो प्रारब्ध के नाम पे उसको कहाँ तक सहा जा सकता है? और हम क्या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 साल तक उसका प्रारब्ध था, वो सहती रही, उसके बाद उसका पति मारा गया तो फिर वो उसका प्रारब्ध था? क्या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है? आपका आपका क्या टेक है इस क्वेश्चन पे? मुझे हमेशा ये लगता है कि जब आपको दिख रहा है कि आप गलत नहीं है, सिर्फ आपको नहीं दिख रहा, बाकी लोगों को भी दिख रहा है। देखिए, हम हर आदमी अपनी नजर में सही कहता है, अपनी बात को जस्टिफाई करता है, लेकिन ऐसे में जब 10 लोग और भी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत नहीं है, उस पे जुल्म करने वाला व्यक्ति गलत है, तो वहां पे बिना हिंसा किए वहां से हट जाना चाहिए, डिग्निटी के साथ, ग्रेस के साथ। मतलब जैसे जो आजकल डाइवोर्सेस वगैरह भी होते हैं, मैं मतलब उस तरह से जो कीचड़ उछाला जाता है, मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, पर मैं इसकी फेवर में तो 100% हूँ कि जो चीज आपको, मतलब आपके बेस्ट ऑफ एक्शंस के बाद भी आपको दुख दे रही है, और लोग जो है, 4 लोग भी आपको आपको ही सही कह रहे हैं, हालांकि लोगों का नहीं मैटर करना चाहिए, पर चलो कोई ना कोई तो यार्ड स्टिक बनाता है ना इंसान, कि ऐसे तो फिर वो तो दोनों कहेंगे मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो मेरा तो टेक मतलब ये है कि मतलब, और उसके लिए भी मानसिक ताकत चाहिए सर। देखिए ना,
अब 10 साल उसको भी वो ताकत जुटाने में लगे, बिल्कुल 10 साल उसको भी वो ताकत जुटाने में लगे, तो ऐसे मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कभी कभी लगता है प्रारब्ध को मान लेना वो भी एक तरह से हताशा का भी एक तरह से वो लगता है मुझे कि हथियार डाल दिए। जैसे बच्चे लड़कियां जला दी जाती थी, एक जमाना होता है दहेज के नाम पे, माँ बाप भी हथियार डालते थे कि हाँ इसका प्रारब्ध था, इसकी किस्मत थी। मतलब वो मुझे गलत लगता है। वहां पर प्रारब्ध का निष्कर्म मतलब अकर्मण्यता के नाम पे या कुछ भी अपनी क्या बोलेंगे उसको, आत्मसम्मान, डिग्निटी, उन सब की रक्षा करना भी तो एक कर्तव्य है ना इंसान का। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल प्रारब्ध के नाम पे उसकी हत्या भी तो नहीं होते देखना चाहिए ना, तिल तिल करके। बिल्कुल तो मतलब ये भी जैसे कहते हैं ना वो चाय में मक्खी डले तो चाय फेंक दी जाती है, दूध में मक्खी डले तो दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। तो प्रारब्ध को भी हम मुझे लगता है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज करके अपने आप को खुश करते हैं, इस शब्द को भी। ठीक बात है। जबकि हमें किसी भी शब्द को जिस तरह से वो जिस सिचुएशन में यूज किया गया उसी हिसाब से लेना चाहिए उसको। मतलब हम जनरलाइज किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने भी जब द्रौपदी ने पुकारा उनको, तो वो भी कह सकते थे कि तेरा प्रारब्ध है भाई, तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र होना है, तेरा प्रारब्ध है, होती रहा, मैं क्या करूं। नहीं, बिल्कुल ठीक। तो नहीं ना, वहां उन्होंने उनकी पुकार सुनी। तो मतलब जो गलत बात है उसके खिलाफ तो उठाना चाहिए, देखिए आवाज उठानी चाहिए। और एक बात मैं और भी कहूंगी सर कि देखिए ना, अब जैसे आपने एक बार बताया था कि कई लोग जो है कृष्ण भगवान को दोषी मानते हैं कि उन्होंने युद्ध करवाया, वो चाहते तो ये हिंसा रुक सकती थी, इतनी मार काट 18 दिन के अंदर सब कुछ तबाह हो गया। पर वहां पे श्री कृष्ण का मैं कहीं लॉजिकल वो पढ़ रही थी कि कहते हैं कि तो द्रौपदी से उन्होंने बोला, तो द्रौपदी ने बोला कि केशव क्या एग्जाम्पल सेट करोगे समाज में कि 5 गांव लेके किसी भी घर की माँ बेटी बहन की इज्जत का सौदा किया जा सकता है। क्या क्या एग्जाम्पल सेट होगा सोसाइटी में बिल्कुल कि भाई बिल्कुल वहां चले जाओ किसी अफसर के पास, एक पेट्रोल पंप ले लो और कोई एक बेच दो। जो इतने बड़े बड़े जौहर किए हैं हमारी राजपूत स्त्रियों ने, वो किस लिए करती थी? इसलिए ना कि यवनों के हाथ उनका मतलब राख भी ना लगे। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल प्रारब्ध मान के बैठ बैठ जाया जाए इस चीज को, तो फिर तो वो एक तरह से ये निष्कर्मण्यता खत्म। और आलस और भगोड़ापन, एस्केपिज्म, इन सबका भी एक पर्यायवाची बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बिल्कुल ये सही कहना कहा है सर। आपने। बिल्कुल सही। ऑन द फेस ऑफ इट तो बिल्कुल यही आंसर बनता है इसका। लेकिन उस दिन मैं जानबूझ के इस प्रश्न के उत्तर को इसलिए टाल गया कि मैं चाह रहा था कि इसको कुछ इसी जवाब को ठोस बेस भी दिया जा सके। जी उसका आधार भी होना चाहिए ना, हम जो जिस बात को कह रहे हैं। मैं इसलिए और मैंने जैसे ही सेशन खत्म हुआ ये बात मेरे दिमाग से निकली नहीं जब तक मैं सोया नहीं। और सोने के टाइम से पहले मुझे आंसर मिल गया था। और आशु बहन ने नेक्स्ट डे जब मैंने एक मैसेज दिया था, चांस की बात है, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं किसी भी विषय के ऊपर जब मैं मंथन कर रहा होता हूँ ना, तो नेक्स्ट डे के मैसेज जो मैंने भेजना होता है मुझे उसका विषय मिल ही जाता है। बड़ी मतलब इंट्यूशन कह लो, कुछ कह लो, संयोग कह लो, आई डोंट तो मैंने जैसे ही मैसेज डाला आशु बहन का तुरंत मैसेज आया, कहते हैं कि ये कल के क्वेश्चन का जवाब है। तो बिल्कुल ठीक बात है। परंतु प्रश्न बहुत ऐसा था कि जिसने सोचने पे मजबूर किया। क्योंकि हम प्रारब्ध की बात कर रहे थे और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा लेन देन का रिश्ता है कि अगर हमें किसी का कुछ देना है तो हमें उसकी सेवा भाव से उसकी सेवा करके किसी भी तरह से उसको ऋण को चुकाना चाहिए। और जिससे लेना है उससे लेने की भावना छोड़ देनी चाहिए, तभी हमारे कार्मिक अकाउंट जो है वो खत्म हो सकता है। ये बात यहाँ चल रही थी जिस पर आपने ये प्रश्न उठाया था।
तो मैं अपना उत्तर दूं इससे पहले संगीता बहन जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात कह ली। मैं चाहूंगा कि और लोग भी कुछ कहें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि डिस्कशन जब होती है तो उसमें कई चीजें, वो मंथन है ना, मंथन की प्रक्रिया ऐसी होती है, उसके अंदर अमृत निकलता है। तो बेटर है। हाँ जी, सुनीता बहन जी, आपने हैंड रेज किया, प्लीज गो अहेड। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी। कई बारी क्या होता है कि प्रारब्ध है, मान लिया, मतलब मान क्या लिया, ये हम सोच के चलते हैं, ये फैक्ट है, ये हम पढ़ रहे हैं और ये होता है। जो हमारा प्राप्त, प्रारब्ध है वो तो है ही है। हेलो। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन कई बारी हमारी हो सकता है प्रारब्ध की वजह से हो या जो भी रीजन है, कई बारी हमारे सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जैसे एक जिस लेडी की संगीता जी ने बात की, मतलब आप यू कैन पुट एनीबडी इन दैट पोजीशन कि यू डोंट नॉट हैव एनी सपोर्ट फ्रॉम बिहाइंड। आपको, आप अगर, आपको पता है कि ये गलत हो रहा है आपके साथ, आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आपको कई बारी एक सपोर्ट की जरूरत होती है। मतलब ये एक फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ पे आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अब आप इसके बाद कहाँ जाओगे? मतलब कहीं पे कुछ होना चाहिए ना, मतलब somebody to stand with you. If you do not have anybody to stand with you, then you sit, you take everything जैसा आ रहा है, मतलब आपके पास कोई चारा ही नहीं है। अगर आपको एक भी कोई मिल जाता है कि कोई बात नहीं, मतलब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, यू हैव टू टेक एक्शन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब हम कहते हैं भगवान हमारे साथ है, सब कुछ है, आई अग्री, हमें पूरी तरह, वी आर फुल्ली सरेंडर्ड टू हिम, उस परमात्मा के आगे हम पूरी तरह सरेंडर्ड है। लेकिन फिर भी मतलब कुछ एक एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसकी, जो आपको पता है कि आगे अब मैं कर लूंगा, बस एक कोई मेरे को मिल जाए। तो कई बार आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आपको पता है आपके साथ गलत हो रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने प्रारब्ध से भी नहीं समझा पाते हो अपने आप को, मतलब आप समझाते हो अपने आप को कि ऐसा ही होना था, लेकिन यू नो थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, बट देन वही है कि आप मतलब अगर आप एक एक्शन लेना चाहते हो, आई वांट टू टेक अ एक्शन, तो इस एक्शन के मेरे को पता है कि दो दो होगा, या तो एक काम होगा या दूसरा। एम आई रेडी टू गो इन विथ वन ऑफ दोज डिसीजंस? क्या मैं कर पाऊंगी उसको? अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलता रहे। मतलब कई बारी ऐसी सिचुएशंस में मेरा ये टेक अवे होता है कि मतलब हर टाइम हम ये नहीं कह सकते कि आई कैन नॉट बी अ डोर मैट, आई नो आई कैन नॉट बी अ डोर मैट, लेकिन समटाइम द सिचुएशन इज सच कि आई डोंट हैव अ वे आउट। तो ये सोच के कि ठीक है चलो, शायद निकल जाएगा टाइम, आई मे बी रॉन्ग, मतलब ये मेरा टेक अवे है, नॉट एक जी। जनरलाइज्ड व्यू मैं नहीं बता रही हूँ। बट हम्म कई हम्म बारी मेरे को हम्म। ऐसा लगता है कि आपके सर्कमस्टांसेस कई बारी ऐसे बन जाते हैं, वो भी शायद प्रारब्ध की वजह से ही होता होगा, कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, यू डोंट हैव अ चॉइस, आपके पास चॉइस ही नहीं। जैसे कई बारी हम फैमिलीज में देखते हैं ना कि नहीं निभ रही है आपस में, तो आई वांट टू गो इन फॉर अ डिवोर्स। तो उसको पता है कि आइदर मैं यहाँ कंटिन्यू करूं या फिर मैं डिवोर्स लूं। उसके पास दो ऑप्शन है, अगर मैं डिवोर्स लूंगी तो क्या होगा, तो वो भी एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब एक एक्साइटमेंट में या एक वो मोमेंटरी डिसीजन आपने ले लिया कि मैंने डिवोर्स लेना है, आपने सारा कुछ कर लिया एंड देन यू गो अहेड विद इट। क्योंकि आपको इसमें गो अहेड करने के लिए, तो करवाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं ठीक। तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हें करना चाहिए, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट, तुम्हें पहले ही कैसे कर लिया तुमने, सारा कुछ है। बट देन आगे क्या करोगे आप? डू यू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू? या फिर तुम यहीं पे सॉर्ट आउट अ वे कि ठीक है जैसा है, बट देन क्रिएट अ लिटिल स्पेस फॉर योरसेल्फ, जिसमें तुम अपने आप को ठीक रख सको। मतलब कई बारी मेरे को ऐसा लगता है, ये है बहुत एक डिप्रेसिव सा मेरा व्यू है, आई नो दैट, बट आई थिंक, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कई बारी सर्कमस्टांसेस आपके ऐसे ही होते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो उसमें।
चलिए, गीतांजलि बहन, हाँ जी। जी सर मैं ना एक रियल लाइफ इंसिडेंट ही शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने बचपन में ये सब देखा है अपने सामने होते हुए। मेरी मौसी जिनकी शादी दिल्ली में ही एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले इंसान के साथ हुई थी। एग्जैक्टली ही वाजंट ब्यूटीफुल बाय हिज हार्ट। तो शी वाज बीइंग टॉर्चर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड फॉर इयर्स डाउरी के लिए, बट शी डिड हम्म नॉट टेल इनिशियली। इनिशियली हम्म उन्होंने किसी को नहीं बताया था until and unless जब उनके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट होने लगे, देन वी गॉट टू नो, एंड दैट टू फ्रॉम द नेबरहुड, हम्म दैट टू फ्रॉम द नेबरहुड पीपल। और जब मतलब कि वहां से उन्होंने फोन करके बताया कि उनको जलाने की कोशिश की जा रही है, और या फिर उनको मतलब दूध में कुछ या खाने में कुछ मिला के जो है वो प्लानिंग की जा रही है उनको मारने के लिए। तो जब ये पता चलता है, देन सब फैमिली मेंबर्स उनको वापस ले आते हैं, देन दे टेल एंड उनको एक्सप्लेन करते हैं कि द पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, यू मस्ट गो फॉर अ डिवोर्स, और सब उनके साथ खड़े हैं। बट मौसी खुद विलिंग नहीं थे छोड़ने के लिए। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। तो मुझे यहाँ हम्म ये लगता है कि कई बार हम एक ट्राई देना चाहते हैं, और फिर एक समय होता है, समय आने पर ही सब सही होता है। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब समय आया उनका डिवोर्स भी हो गया, अब हम्म उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके आगे बच्चे भी हैं, एंड शी इज लिविंग अ हैप्पी लाइफ नाउ। लेकिन हम्म वो समय आने मतलब में टाइम लगा जरूर, लेकिन उनको समझ आ गई फिर इस बात की। तो यहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि लोग उनके साथ खड़े थे, उनको सिचुएशन से निकालना चाह रहे थे, बट शी वॉज डिनाइंग। एंड कितनी बार ऐसा होता था कि केस के दौरान जब हियरिंग के लिए जाते थे, शी वुड सॉब एंड शी वुड सी द पर्सन, एंड फिर वो मतलब उनका ध्यान या मतलब उनको उनकी तरफ चला जाता था कि नहीं यही मेरे हस्बैंड है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। तो मतलब उनको बहुत टाइम लगा ये समझने के लिए कि वो पर्सन उनके लिए सही नहीं है। तो ये भी हम्म होता है कई बार ऐसा। ऐसे ही केस हमारी मतलब नोन में कहीं और भी था। द लेडी रैन फ्रॉम दैट पर्सन्स होम, मतलब वो भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रही थी वहां पे, उनको भी फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था उनके हस्बैंड के द्वारा ही। शी डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, बट देन अगेन व्हेन टाइम केम शी रैन फ्रॉम देयर, एंड व्हेन शी केम टू द होम टाउन, उन्होंने स्लीपर नहीं पहने थे, शी डिड नॉट हैव एनी मनी। जब वो भाग हम्म के आई है वहां से, she did not have a child either, and अभी she is living as a single person, और अच्छी लाइफ जी रही है। she is earning on her own, she is happy। लेकिन उस चीज को बाहर निकलने में उनको भी समय लगा। तो वो तो कहीं ना कहीं जो आई मीन ये सब समय का ही खेल लगता है मुझे तो। बिल्कुल नहीं, ये तो जो संगीता बहन जी जिस केस की बात जी कर रही है, वो भी रियल लाइफ का ही केस है, और उसके जी उसे भी 10 साल लगे इस काम के लिए। जी जी सर, क्योंकि हम पहले ना कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब सब कुछ हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है, तो फिर हमारे पास और कोई उपाय नहीं रहता है, तब जो दिमाग में होता है हम वही करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। एक्चुअली जो विमेन है वो बाय नेचर इमोशनल तो होती हैं, एडजस्टिंग भी होती हैं, और उनको सबसे पहले तो किसी भी सिचुएशन में देख लो, चाहे वो माँ की है, चाहे बेटी की है, चाहे बहन की है, चाहे पत्नी की है, वो हर सिचुएशन में अक्सर, कोई रेयर चांस होगा, नहीं तो वो हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। चाहे भाई के साथ हो, चाहे पति के साथ हो, चाहे पिता के साथ हो, चाहे पुत्र के साथ हो, किसी भी सिचुएशन में होगा, क्योंकि भगवान ने उसको बनाया ही ऐसा। ये तो बात सही है कि पहली उसकी जो ट्राई है वो यही रहती है कि मैं एडजस्ट कर लूँ। बाकी जैसी आपने सिचुएशंस बताई हैं, सुनीता बहन जी ने बताई हैं, और ये जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिचुएशन बड़ी अलग सी और एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। इनमें नो डाउट बहुत मुश्किलें हैं। किसी भी जो बंदा सफ़र कर रहा है उसके लिए बहुत परेशानी वाला बात है, और कोई भी क्लियर कट डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है कि भाई एक एसओपी बनी हुई है कि नहीं ऐसे ऐसे करते रहो और ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसा नहीं चलता। ये तो बिल्कुल सही बात है। कोई और कुछ कहना चाहेगा इस पे? सर बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात सही है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए। लेकिन हम्म जब आप
स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकलते हो और ऐसे डिसीजंस लेते हो, तो मुझे लगता है आप भी प्राउड फील करते हो अपने आप पे, स्पेशली बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग के अगेंस्ट मतलब स्टेप लेते हो ऐसे तो। बिल्कुल ठीक बात है। मैं, प्लीज कोई और कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें। मैं अपने उत्तर को एक्चुअली गीता जी का आधार देना चाह रहा था। उत्तर तो मेरा भी यही है, लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूंगी। मतलब उत्तर बिल्कुल आपका यही है, और गीता जी प्रारब्ध तो होता ही है, पर गीता जी को पढ़ते हुए, इसमें से गुजरते हुए और इस तरह की चर्चा का हिस्सा बनते हुए फर्क सिर्फ इतना है, हम सब अपना प्रारब्ध भोगते हैं, पर थोड़ी सी भी जब अंदर से ज्ञान की रोशनी हो जाती है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम इस दुनिया में आए हैं या जिस भी सिचुएशन में आए हैं, भगवान ने हमें दो कारणों से भेजा है। सहना भी है, निकलना भी है, स्ट्रगल भी करना है, वो हमारी बाहर की दुनिया का पूरा कर्म है, इसमें से तो निकलना ही निकलना है। पर अगर अपने मन में दो बातों को लेकर शांति रहती है, नंबर वन कि हमें भगवान ने अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने के लिए भेजा है, वो हो रहे हैं, और नंबर दो कुछ सीखने के लिए भेजा, इवॉल्व होने के लिए भेजा। जब हम ये दो बातें हमारे माइंड में रहती हैं तो हम जो भी एक्शन करते हैं ना, वो जैसे एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है फिर, और कार्मिक अकाउंट का सेटल डाउन होना है। बहुत सही, बहुत सही। चाहे हम सह रहे हैं, चाहे हम रिवोल्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर इन डीप डाउन इन आवर हार्ट, अगर हम गीता जी के को बेस बना के, जैसे आप भी अपना उसको आधार बना के अपना जवाब देना चाह रहे हैं, तो मैंने नहीं, तो यही आधार वी आर यही कन्वर्जिंग समझा। टू द सेम पॉइंट रादर। हाँ, तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि जैसे किसी ने पूछा हमारा, जिससे कि भी मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुआ हूँ जिसके साथ मैं अभी, मेरे को लगता नहीं कि आई बिलोंग टू दिस फैमिली, तो स्वामी जी ने ये जवाब दिया कि आपको किसने बोला है कि हमेशा सबका जन्म हारमनी से भरी हुई फैमिली में ही होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। आपको कार्मिक अकाउंट क्लियर करने हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बच्चे जो है अपने घर के माँ बाप का कत्ल कर देते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल माँ बाप ने सफर करना है उनके हाथों से, पर डीप डाउन इन आवर हार्ट गीता जी को बेस बना के हम सिर्फ ये दो बातें, मुझे तो ये समझ में आया कि अगर हमें ये पता चले कि जो भी हम कर रहे हैं, फिर गिल्ट नहीं रहेगा, कन्विंसिंग रहेगी, और एक अंदर से ना रोशनी रहती है, हम हल्का महसूस बिल्कुल करते हैं कि हमें सिखाने के लिए भेजा है भगवान ने इस स्कूल में, क्योंकि सीकर्स के लिए ये दुनिया एक स्कूल है, और ज्ञान जो जीवन मुक्त है उसके लिए ये प्लेग्राउंड है। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं भी सर हाँ, लीला बहुत देख रहा है वो, सहमत हूँ इस बात हम से जीवन कि मुक्त तो है नहीं, हम जो है ठीक मतलब कह सकते हैं हम खुद को प्रारब्ध थोड़ा तो सा। हमने, जी प्रारब्ध तो हमने जो है वो काटना ही है अपना, लेकिन जो हमारा जन्म है वो तो एक नया कर्म मतलब स्थापित करने के लिए हुआ है ना, कि हम अपने नए कर्मों से क्या नहीं सीख रहे हैं। नहीं, सिर्फ तो सिर्फ नया कर्म करने के लिए स्थापित नहीं हुआ हमारा जीवन। प्रारब्ध को भी भोगना है, और जी आगे वही विवेक वही के मैं साथ कह रही हूँ नए जी, कर्मों को कि कैसे बनने से रोकना है, ये भी एक्चुअली बुद्धि जब भगवान हमें नॉलेज देते हमें हैं। होगा, जब नॉलेज हमें होगा तो हमारे कर्म उससे इम्पैक्टेड रहेंगे, मतलब हमारे उस नॉलेज का इम्पैक्ट रहेगा। जैसे जैसे आपने बोला कि अभी हम जैसे गीता क्लास में आ रहे हैं तो हमें इन सब चीजों का ज्ञान हो रहा है, तो हम अपने उन जो एक्शंस लेते हैं उन पे कंट्रोल रख पा रहे हैं या उनको उनके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जब हम इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं या हमें नहीं पता है कि प्रारब्ध क्या होता है और कार्मिक अकाउंट क्या होता है, कर्म क्या होता है, तब मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो है वो कुछ सोच के अपना जो है वो अगला एक्शन लेगा किसी भी सिचुएशन को हाँ, लेके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल। बातें, सिर्फ नया कर्म जी करने के लिए जी नहीं हुआ, प्रारब्ध को भोगने के लिए भी हुआ है। जी और उस जी इस सच्चाई को हम स्वीकार कर लेते हैं, हम जब गीता जी की शरण में आ जाते हैं ना, तो ये सच्चाई हम स्वीकार कर लेते हैं, उससे हमारे मन में कोई दुविधा नहीं रहती है एग्जैक्टली कि जी मेरे साथ जी ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और अगर मैंने भी कोई एक्शन लिया बहुत परेशान होकर, या अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, या दूसरे को मुक्त करने के लिए, हम तो सिर्फ एक डिवोर्स पे अटक रहे हैं ना, बहुत सारे कारण है, बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी चीजें होती हैं, तो उन सबके पीछे फिर हमें ये एक आधार दिख जाता है, सर ने जैसे बोला कि गीता जी का आधार, फिर मुझे तो यही लगता है कि हमें ये याद रखना चाहिए, परमात्मा ने हमें हमारे प्रारब्ध को भोगने के लिए, कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए, और कुछ सीखने के लिए, ताकि
हम वो सब ना करें जो हमारे कभी कर्म थे और आज हमारा प्रारब्ध है और जिससे हम परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। कोई और? आज तो बड़ी एनलाइटनिंग डिस्कशन हो रही है, प्लीज कंट्रीब्यूट। प्रारब्ध तो भोगना ही भोगना है। अब गेहूं बोया तो गेहूं काटेंगे। हो सकता है चाहे हमने गलती से बोया हो, चाहे हमें नॉलेज ना हो कि ये गेहूं है, हम उसको एप्पल का बीज समझ के बो रहे हैं, पर चाहे हम इग्नोरेंट थे, चाहे हमने जानबूझ के किया, चाहे अनजाने में हुआ, लेकिन उगेगा तो गेहूं। ये बिल्कुल। लॉ ऑफ कर्म है जिसको हम किसी भी तरह से, किसी भी लॉजिक से, किसी भी दलील से जिसको काट नहीं सकते। हाँ जी हरदीप भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? वॉल्यूम 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 नहीं आ रहा आपका, कुछ नहीं दे रहा। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी अब आइए, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा, वो मैंने ईयरफोन लगा रखे थे, उस वजह से हो सकता है। जी मैं थोड़ा ये कह रहा था कि अभी आपने कहा लेडीज बड़ी सॉफ्ट होती हैं, बड़ी वो होती हैं, एडजस्टिंग होती हैं। अपने अम्बाला का ही एक रियल केस है, आई डोंट वांट टू नेम देम। तो वो जो है, उस बंदा जो है टीचिंग प्रोफेशन से ही था और उसकी वाइफ भी टीचिंग प्रोफेशन से ही है। तो अल्टीमेटली उनकी मैरिज भी मेरी मैरिज के आसपास ही हुई थी, 2-4 महीने बाद। वो अपनी वाइफ की बड़ी तारीफ किया करता था कि जो है ये क्रोशिया उसने बनाया है, ये उसने बनाया है, ये सब। तो एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ उसके घर भी गया, उसने मुझे इनवाइट किया था। तो लेकिन उसकी वाइफ जो है फिर आवाज गायब हो गई आपकी। पेरेंट ने भाई से सबसे रिलेशन अल्टीमेटली खराब हो गए। बीच ठीक में है। आपकी आवाज, हाँ बीच में आप हाँ जी, हेलो। हाँ, हेलो। वो एक्चुअली मैं इस वक्त श्रीनगर बैठा हुआ, तो हो सकता है थोड़ा जो है ना वाईफाई में कनेक्शन में अब गड़बड़ हो ठीक, रही हो। अब ठीक है, अब ठीक है। बीच में जो बात कही थी वो अच्छा रह गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था उस बंदे के अपने ब्रदर से, अपनी जो है पेरेंट्स से सबसे रिलेशन खराब हो गया आफ्टर मैरिज। बोथ फैमिलीज आर फ्रॉम अम्बाला। जी। ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली जो है, जो लड़की की जो सिस्टर्स वगैरह थी और उसकी मदर वगैरह ने इतना ज्यादा इंटरफेयर किया। उसकी एक लड़की भी है, तो वो उसको घर से निकाल दिया। उसने मकान खरीद के दिया अपनी वाइफ को, दोनों ने मिलके ज्वाइंट लिया होगा यही सेक्टर में, सिटी में। तो बाद में जो एक रात उसको घर से निकाल दिया। अब वो नंगे पैर घर से गया, तो और उसके बाद 3-4 साल बाद, 5 साल बाद वो मेरे से आवाज कांटेक्ट गई है से दीदी। डिस्कनेक्ट होगा। सॉरी, जी। अब आ रही है? फिर तो हाँ। वो जो है ना, वो जब उसको से निकाला, तो उसके बाद जो है वो कहीं अलग रहने लग गया। ठीक है। आज से 7-8 साल पहले उस आदमी की डेथ हो गई या उसने सुसाइड किया, व्हाट्सएवर द रीजन में भी, क्योंकि मैं 4-5 साल से उसके कांटेक्ट में नहीं था। अब मेरे, क्योंकि वो जो है मेरा एक अच्छा दोस्त था, मैं उसकी नेचर जानता था। तो लेकिन वो जो उसकी वाइफ की फ्रेंड है, वो भी मेरी अब नोन फिर है। आप वो कहती है नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कहा चलो आप अपनी फ्रेंड का व्यू ले रही हो, लेकिन मेरे को भी उसका, आप अपनी फ्रेंड का व्यू ले रही हो, लेकिन जो है मेरे को अपने फ्रेंड का भी पता है। ठीक है। उसकी सुसाइड के बाद एक बार हमारी बात हुई, तो अब मेरे को उस बंदे ने सुसाइड कर लिया या उसकी डेथ हो गई, वो लेडी स्टिल सर्वाइविंग, उसकी बेटी की अभी शादी भी हुई। तो मुझे ये लगता है कि कई बार जो है लेडीज भी एक्सट्रीम कर जाती हैं और नहीं 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 बंदा नहीं, बहुत टॉलरेंट। हाँ जी। मैं नहीं, जो मैंने कहा था ना, मैंने भी इसीलिए कहा था कि मोस्टली नहीं रेयर नहीं, रेयर रेयर। मैं आपको अकेले में उस बंदे का नाम भी बता दूंगा, हो सकता है आप जानते हो दोनों को। नहीं मैं समझ गया हूँ, तो कुछ मैं कुछ यहाँ तो पे मैं- इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहता था उनका नाम। नहीं 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 नहीं, करना भी नहीं चाहिए, मैं कुछ कुछ समझ रहा हाँ हूँ, बट फिर हाँ, करेंगे।
बट तो वो मैं टीचिंग हम प्रोफेशन किसी से भी चीज तो को अभी क्योंकि मैं उसको जो है ना कम से कम 8-10 साल जानता था, तो मुझे हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरे जी। को तो एक बाद में पता लगा, हाँ जी, मेरे को बाद में जब पता लगा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं उसको बाद में समझा करता था, मैंने कहा यार लाइफ है, तुम उससे डाइवर्स ले लो, क्यों इतना पंगा लटकाए जाते हो बिना बात के। कह रहा मेरी 40 की ऊपर एज हो गया मेरा, क्या वो, मैंने कहा फिर टेंशन से अच्छा तुम दोनों एक ही शहर में रह रहे हैं, अब तू एक पोर्शन में रह रहा है, मतलब कुछ सपोज 10 किलोमीटर दूर रह रहा है, पता तो उसको भी है और पता हमें भी है, और जो फ्रेंड सर्कल है सबको पता है कि बात दोनों वही आ अलग गई अलग रह रहे हैं। भाई, यहाँ पे लेकिन जेंडर बदल आई गया डोंट है, नो सिचुएशन हाँ, वही है। उसने नहीं हाँ जी, मैं भी सर यही कहने वाली थी, और ये हमने शुरू में कहा भी हाँ था आपकी कि आवाज भी थोड़ी कट हाँ, रही है, मैं कह रहा था बात ये हो रही है कि सिर्फ बर्दाश्त करने की, वो चाहे किसी भी पक्ष से हो, ये सिर्फ हाँ एक हाँ बात हाँ। आ जाती है लेडीज के लिए। कि आजकल बाकी जो हरदीप जी कह रहे हैं वो भी बात ठीक है कि दोनों तरफ से ही देखा जाता है, ऐसा नहीं है, कई बार लड़कों के साथ भी नहीं, ज्यादा होती है, तो हाँ। इसमें इस बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली क्या है कि लेडीज जो हैं इन केसेस के अंदर ज्यादा सफरर्स हैं, वो मेजोरिटी में सफरर्स हैं। हाँ हाँ, बाकी दिस आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, लेकिन ये बाकी ऐसा लाइफ नहीं के है, स्टाइल से ये ऐसा मुझे नहीं है ध्यान आ कि गया। जेंट्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा, और आजकल काफी हो रहा है हाँ ये हाँ, बिल्कुल ठीक आजकल है। तो चलो अलग बात है, मतलब मैं अपनी एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मेरे से 1-2 साल बड़े ही थे वो, तो खैर लेकिन चलिए। मतलब जो है ना, मतलब आज तक, आज जैसे ये बात चल रही थी तब मुझे याद आ गई उसकी, हम्म, तभी मैंने आपसे शेयर किया। चलिए, थैंक यू। कोई और कुछ कहना ओके, चाहेगा? बस आपने तो एक प्रश्न ही बताया, इसका समाधान नहीं बताया। मैं तो ये हम कह तो रहा हूँ उसने सुसाइड कर लिया था, मैं ये पूछ रहा था कि उसने मेरे हिसाब से गलत किया था। बिल्कुल समाधान, हम तो समाधान की बात कर रहे हैं कि हम गीता जी पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से समाधान क्या होना चाहिए। हाँ नहीं, मैंने तो उसको यही बोला था कि डाइवोर्स कर ले। जी आज से जी। 10 साल पहले, मतलब 15 साल पहले, गॉड नोज। चलिए मुद्दे चलो, पर आते हैं। बात थैंक बात यू। है कि जो शुरू में संगीता जी ने भी कही थी कि क्या हद होनी चाहिए, किस हद तक उसे प्रारब्ध कहा जाएगा, और कहाँ हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चलिए, आपका क्या टेक है इस पे? तो मेरे को मैंने तो चलो, मिसेस पुरी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, ठीक है सहन करना चाहिए, प्रारब्ध भी है, पर इतना सहन नहीं कि अगला ही सिर पे हमारे चढ़ जाए। जब तक अपोज नहीं करोगे, उस सिचुएशन का सामना नहीं करोगे, तो अगला तो और सिर चढ़ जाएगा। जब बिल्कुल। स्टार्टिंग में ऐसी जुल्म होना लगे तो उसको अपोज करना चाहिए, सामना करना चाहिए। जी सर आज मेरे साथ एक बच्ची भी आई हुई है, अनलकीली उसे भी डाइवोर्स लेना पड़ा था शादी के 1 साल बाद। संयोग की बात है कि वो भी मेरे पास बैठी हुई है इस टाइम, तो वो भी कोई प्रश्न अपना पूछना चाह रही है आपसे। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। जी, पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं मतलब थोड़ा-सा अपना थॉट भी बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम, शादी के कुछ टाइम बाद मैंने जितना सहना चाहा, मतलब जितना सह सकती है एक औरत, उससे ज़्यादा सहा। मेरे पास जी छोटा-सा बच्चा था, तो मैंने जितना अपने बच्चे के लिए भी जितना मैं कोशिश करती थी, घर बसाने की मैंने पूरी कोशिश की, ठीक है? तो बट आगे वो पूरी फैमिली ने साथ नहीं दिया। तो मैं चाहती हूँ, मैंने वो रिश्ता छोड़ दिया, ठीक है? बट कुछ लोग अभी मुझे ऐसा बोलते हैं कि आपने अपने बच्चे के लिए सहना था वो सब। अब मेरे बच्चे का खर्चा और वो सब, वो प्रॉब्लम मुझे आ रही है। तो जब मैं इस सिचुएशन में आ गई हूँ, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ठीक किया तुमने, लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुमने कुछ ठीक, मतलब तुम अपने बच्चे के लिए सह सकती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग सहते हैं ऐसा। तुम अलग हो, या तुम सेल्फिश हो, कुछ ऐसा मतलब मुझे सुनने को मिला। बट मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज में। कई बार मैं तो पहले तो मैंने डिसीजन सोच समझ के लिया। मैं समझती थी कि एक ही जिंदगी मिली है, तो क्यों कुछ लोगों के लिए क्यों खराब करनी। जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, क्यों ना हम उस कुछ और मतलब अपना फ्यूचर बनाएं, अपने बच्चे का फ्यूचर बनाएं, क्यों हम सहें ये चीजें। तो मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया। बट मैं अब ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो लोग सही हैं जो ऐसा बोलते हैं कि आपको बच्चे के लिए सहना चाहिए था? नहीं, आप अपने आप को सही मानती हो कि नहीं,
पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं वहां रहती तो हमेशा दुखी रहती। मुझे पता था कभी वो लोग सुधरेंगे नहीं, तो मैंने तो चांस। फिर आप अपने आप को जस्टिफाई क्यों कराना चाहते हो? लेकिन मुझे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते रहे, क्या। बोलते रहे। जी जी बात ये है कि या तो ये है कि आपको अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा हो, फिर तो आपका बनता है कि आपको सोचना चाहिए कि पता नहीं मैंने गलत किया या ठीक किया। जब आपने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया, आपने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद भी आपके हालात नहीं सुधरे एंड यू वॉकड आउट, जी जी और आप कह रहे हो कि मैं खुश हूं, और हाँ, अगर वहां रहती तो मैं दुखी थी। जी जी तो आपने लोगों से एंडोर्स क्यों कराना है अपने डिसीजन को? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्लोज होते हैं, जो फैमिली के होते हैं, तो होते रहे, होते रहे। होता है कि शायद मैं मुझसे बच्चे के लिए नहीं, गलती मैं समझता हूँ, पर ये लाइफ आपकी है, किसी और की नहीं है। हाँ जी गीतांजलि तो जी, आपको, गीता जी भी कुछ कहना हाँ चाहेंगे? जी, हाँ जी, हाँ जी, पर आपको किसी की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है अगर आप खुश हैं अपनी डिसीजन से। जी हाँ जी, ये तो लंबी डिस्कशन चलेगी आज। हाँ जी, जी सुनीता बहन जी। सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, मतलब मैं आपको एक ये बताना चाहती हूँ। आप जो कह रहे हो कि सब लोग मेरे को कह रहे हैं कि बच्चे के लिए तुम्हें ये करना चाहिए था, आप हाँ उनको जी, ये समझाओ, बच्चे के लिए मेरे को सहना चाहिए था। वो बच्चा मेरे को सहते हुए देखता तो उस बच्चे की क्या ग्रोथ होती, मेंटल ग्रोथ क्या होती। बिल्कुल बिल्कुल कल को बिल्कुल। जब वो बच्चा बड़ा होगा, वो क्या संस्कार, मतलब उसको मैं घर से क्या संस्कार दूंगी। मतलब मैं जब खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं उसको जिंदगी में कॉन्फिडेंट होना कैसे सिखा सकती हूँ। जी तो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी पुरानी, जिसको कहते हैं ना कि रूढ़िवादी सोच है कि बच्चे के लिए मतलब फादर होगा तो वो पैसे प्रोवाइड करेगा। एक मदर जो सड़क पे एक लेडी काम करती है ना, जो पत्थर तोड़ती है सड़क पे, उसका हस्बैंड या नहीं, अकेली जब हो जाती है, उसका हस्बैंड छोड़ देता है, चला जाता है, खत्म, मर जाता है, जो भी होता है, इवन शी कैन टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को सड़क पे नहीं छोड़ती है, वो शी टेक्स केयर। तो आप तो पढ़े लिखे हो, यू विल बी एबल टू मैनेज विद योर चाइल्ड, फॉर योर चाइल्ड। लेकिन और आप उसको एक अच्छा इंसान बनाना सिखा सकते हो इन दो सर्कमस्टांसेस। जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो तो आप बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हो। बच्चे की ग्रोथ के लिए ये एक बहुत जरूरी स्टेप था जो आपने लिया। और मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसको जो बोलना है बोलता है। जैसे सर कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी है, आप जियो, बट नाउ विद दिस थॉट कि अगर आप वहां कंटिन्यू करते, यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू गाइड द चाइल्ड। आप उस बच्चे को कुछ समझा नहीं सकते हो। वो बच्चा पूरा टाइम वो टॉर्चर देख रहा है, उसके मन में वो ही चीज बैठती चली जाएगी। मतलब और ये बिल्कुल नेचुरल है, जो वो देखेगा वो सीखेगा। या तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाएगा या फिर वो बिल्कुल ही सप्रेस्ड हो जाएगा, और दोनों कंडीशंस उस बच्चे की जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, तो वो ये बिल्कुल आपका ठीक एक बात है। सैक्रिफाइस फॉर योर चाइल्ड। आप ये सोचो कि ये एक सैक्रिफाइस है फॉर योर चाइल्ड। अगर आपको कभी लगता भी होगा कि आपने गलत किया, इवन देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज अ सैक्रिफाइस फॉर योर चाइल्ड। कि बच्चे की ग्रोथ के लिए आपने ये स्टेप लिया, अपने लिए लिया, बट बच्चे की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अभी छोटा है। हमारी तो आधी जिंदगी निकल गई, जो बची है वो भी निकल जाएगी, बट वो बच्चे को तो पूरी जिंदगी निकालनी है, उसको तो प्रॉपरली आप गाइड करेंगे। बस मैंने यही कहना था सर। वेल सेड, वेल सेड। गीतांजलि बहन। जी सर। तो मेरी भी 2 डॉटर्स हैं, तो मैं तो उनको यही सिखाती हूँ, यू मस्ट नो योर वर्थ। एवरीबडी अराउंड यू शुड रिस्पेक्ट यू। सबको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सबको रिस्पेक्ट देते हो और आई मीन एक गुड सिटीजन की तरह बिहेव करते हो। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो यू डोंट हैव टू एक्कम्पनी देम, उन्हीं का लॉस है। जैसे अभी ये जो बता रही है गर्ल हमारे ग्रुप में अभी, जिन्होंने अपना शेयर किया है रियल लाइफ इंसिडेंट, तो मुझे लगता है इन्होंने अपनी वर्थ को पहचाना है। इट्स नॉट हर लॉस, इट्स लॉस ऑफ द पर्सन। और इन्होंने अपने बच्चे के लिए भी बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जैसे अभी सुनीता मैम भी बोल रहे थे कि उसके ऊपर दोनों तरीके से जो असर होता वो गलत ही होता। या तो वो भी बिल्कुल। फीमेल की रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा इफ यू नो ही इज अ बॉय,
और अगर गर्ल है तो वो सप्रेस रहेगी एंड वुड नेवर यू नो फेथ इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, उसका फेथ डेवलप नहीं होगा ऐसे रिलेशनशिप्स में। तो इट्स गुड दैट शी हैज आल्सो नोन हर वर्थ एंड ठीक डिसीजन था ये उनके लिए भी। बिल्कुल। लेकिन आने वाला समय कैसा होता है मुझे नहीं पता कि हमारे बच्चों के लिए आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मेंटली उन्हें स्ट्रांग बनाना तो हमारी ड्यूटी है वो आज की हमारी तारीख ड्यूटी है, बिल्कुल जी सही सर। बात है। मैं भी अपनी दोनों डॉटर्स को यही बातें सिखाता हूँ। ऑल थैंक्स टू दिस क्लास एंड गीता जी सर, लेसन्स यहीं से मिल रहे हैं, उन्हें सिर्फ हम अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी का कुछ कहना हो तो जल्दी से कह लें, नहीं तो फिर हम रैप अप करें इस सेशन को। सर चलिए। बहुत पहले भी ऐसे आप ही बोलिए सर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत पहले ऐसी मैं सिचुएशन में तो रोज ही बोलता हूँ। किसी ने यही सजेस्ट किया था, किसी के सामने ऐसी जब सिचुएशन थी तो बाय चांस ये हस्बैंड वाइफ का हो जाता है, पर कई रिलेशनशिप में वैसे ये हो सकता है, बात सिर्फ सहने की हो रही है। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर आपकी प्रारब्ध में लिखा हुआ है दुख तो वो आएगा ही आएगा, चाहे आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ रह के बर्दाश्त, ये तो नहीं है कि अगर कोई डिवोर्स ले लेगा तो उसके बाद भी उसकी लाइफ आसान हो जाएगी, उसके बाद भी अगर लिखे हुए हैं दुख। और कई बार देखा भी है कईयों ने 1 2 3 कितनी, हमारे नोन में एक लेडी है, उस लड़की ने 3 बार उसकी शादी हुई, बट हर बार उसे इसी तरह की सिचुएशन से होके गुजरना पड़ा है ना। तो वो तो बात अलग है कि जो हमारी किस्मत में है वो तो आना ही आना है, लेकिन हमने अपने आप को, जैसे इसने अभी बात की हमारे सामने शिखा ने, तो अब इसके सामने चैलेंज है कि इसको भी अपना प्रूफ करके दिखाना है कि मैंने जो लिया स्टेप, उसके लिए अब मैं अपने बच्चे को कुछ बना के दिखा रही हूँ, और अपने लिए भी अब मैं क्या अपनी प्रोग्रेस के लिए वो सब चीजें क्या कर रही हूँ। तो वो नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, जो इन्होंने स्टेप लिया है नो डाउट वो एक हिंदी में जैसे बोलते हैं ना इनएविटेबल, ना हिंदी में कह रहा, इंग्लिश में इनएविटेबल बोलते हैं वो, और तो कुछ था ही नहीं इनके पास, या मतलब एक पशु की तरह रहना कोई लाइफ थोड़ी होती है। तो वो तो जो किया इन्होंने किया, बट आगे भी इनके लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अभी ये हम सबकी बात जो भी हमारी डिस्कशन रही है उसमें ये बात भी एक फैक्टर है कि ठीक है, हमें वी शुड वॉक आउट ऑफ सच अ सिचुएशन, बट व्हाट नेक्स्ट, वो भी चीज है। एक ये चैलेंज हमने पार कर लिया, उसके आगे भी एक लाइफ फिर एक चैलेंज थ्रो कर रही है हमारे आगे, उस चैलेंज को भी देखना है। तो इतना आसान भी नहीं है वॉक आउट करना। और ये जो बात आई, जैसे गीतांजलि बहन ने 2 इंसिडेंट्स बताए और संगीता बहन जी ने बताए, तो बात ये आ रही थी कि वहाँ समय लगा। समय क्यों लगता है? समय भी इसीलिए लगता है कि हर कोई चाहता है कि कई बार सिचुएशंस टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं, बट इफ द सिचुएशन इज नॉट इम्प्रूविंग देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। और अक्सर जब हम इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं तो वहां पे कई बार समस्याएं ज्यादा खड़ी हो जाती हैं। तो वेट करके अगर डिसीजन ले रहा है कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब है कि वो दोनों साइड एक दूसरे को टाइम दे रही हैं, कि चाहे कोई भी फॉल्ट पे है। और मेरा ये मानना है कि फॉल्ट कभी भी एक साइड से नहीं होता, वो जैसे कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती। हालांकि ये बात जैसे ये बहन आशु बहन के पास बैठी अपनी व्यथा बता रही थी, तो हो सकता है कि मेरी बात इन्हें बुरी लगे, लेकिन मैं बड़ी अनबायस्ड वे में कह रहा हूँ कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, ये होता है कि एक, जैसे ये बहन की बात हो रही है, हो सकता है इनका कसूर बहुत ही माइन्यूट हो, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। पर जब हम समय देते हैं, वो समय देने का मतलब यही होता है कि
हम चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। और रही बात, जैसे मैंने कहा कि मैं इस बात पे काफ़ी सोचता रहा, तो अब इस बात पे क्या डिसीजन लिया जाए, तो मैंने वही एक क्रिकेट के अंदर बात होती है, क्योंकि मैं क्रिकेट का पहले काफ़ी शौकीन था, कि जब किसी बैट्समैन की फॉर्म खराब हो जाती है तो उसको कोच कहा करता है कि गो टू द बेसिक्स। तो मैंने कहा भाई बेसिक्स पे जाना चाहिए कि इस बात का शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत फिर वही है कि एक दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो मनुष्य जीवन, दूसरा हमारा प्रारब्ध। जिस सिचुएशन में हम एक बार लैंड कर गए हैं, जैसे वो प्रोवोक वाली कहानी ले लीजिए, इन बहन की कहानी ले लीजिए, गीता बहन जी ने जो कहानी बताई उनकी ले लीजिए, किसी की भी, वो जिस सिचुएशन में लैंड कर गए हैं वो तो ठीक है, वो प्रारब्ध था उनका, उस सिचुएशन में लैंड किया। अब दूसरी बात कि मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों। हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमें ये परमात्मा ने जीवन किस लिए दिया है। हमें जीवन दिया है कि हम इस जीवन के माध्यम से उस ईश्वर को अपने थ्रू प्रकट कर सकें, अपने जो हमारा वास्तविक रूप है उसे प्रकट कर सकें। तो अगर ये हमारे जीवन का एम है, तो क्या जिस सिचुएशन में हम लैंड कर गए हैं, क्या ये एम वहां पूरा हो रहा है। मैंने शुरू में कहा था कि मैं अपने उत्तर को गीता जी का आधार देना चाहूंगा, कि ठीक है, उत्तर हमें सबको जानते हैं, हमें लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट कि नहीं, उस सिचुएशन से वॉकआउट करना चाहिए। लेकिन हम जब गीता जी के सेशन में ये बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे उससे रिलेट करें या को रिलेट करें। तो मुझे यही लगा कि जब भगवान ने हमें ये जीवन अपने वास्तविक रूप को प्रकट करने के लिए दिया है और अपने बंधनों को काटने के लिए दिया है, तो जो हमारे मानसिक और संस्कारिक जो कार्मिक बंधन हैं, उन्हें काटने से पहले जो हमारे सामने बंधन पड़े हैं, पहले तो उनको काटना पड़ेगा। तो जब यही बंधन नहीं काटेंगे, जो आगे आने वाले बंधन है उनकी तो बात की है। और रही बात कि प्रारब्ध की और अकर्मण्यता की, तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि 1947 से पहले हम लोग गुलाम थे। तो जितने भी क्रांतिकारी हुए सारे ये सोच के बैठ जाते अगर कि हमारा प्रारब्ध तो है कि हम तो ऐसे गुलाम ही हैं, इसी सिचुएशन में पैदा हुए हैं, तो क्या प्रारब्ध को मानकर हमें अंग्रेजों की गुलामी ही करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें प्रारब्ध के रूप में हमारी सिचुएशंस तो हमारे सामने दी हैं, लेकिन उन्हें हमें कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है। तो कर्म हम किस प्रकार से करें कि हम वर्तमान और आने वाली कर्मों की बेड़ियों को काटते चले जाएं। जो प्रारब्ध के रूप में हमें बेड़ियां मिली हैं, वो भी तो हमारे पूर्व कर्मों की हैं, उन्हें भी काटना है। जो आगे बनने हैं उनको बनने नहीं देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले तो हम जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मानव जन्म मिला है, क्या कोई भी सिचुएशन हमारे उस मार्ग में बाधा बन रही है, तो उस बाधा को निकालना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, वो जो भी हमें भगवान ने जितना बुद्धि दी है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेना चाहिए। और जैसा इन बहन ने लिया तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों के परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब आपने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया है तो आप उस पर टिके रहें और किसी के एंडोर्समेंट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और रही बात दूसरी कि हमें भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता हमेशा दी है। और रही बात कि हम
फिर वही बात आ जाती है कि अर्जुन के सामने समस्या क्या थी। हमारी लड़ाई जब शत्रु से होती है तो हमें कभी परेशानी नहीं होती। अगर भगवान जी ने अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने रख दिया होता तो अर्जुन ने कभी गांडीव को नीचे नहीं रखना था, उसने तुरंत तीर चलाकर युद्ध तुरंत शुरू हो जाता। लेकिन जब भगवान जी ने अर्जुन का रथ जाकर भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने रखा, तभी उसके मन में भ्रम पैदा हुआ, तभी उसको मोह जागा। तो हमारी जब लड़ाई अपनों से होती है तभी ये सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। इसीलिए मैं लगभग 1 साल हो गया इस ग्रुप पे ज्वाइन किए हुए, तो जब भी हमारी चर्चा कहीं फंसती है तो वो तभी फंसती है जब लड़ाई हमारी अपनों के साथ होती है। तो अपनों की लड़ाई में हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए, लेकिन हमें मोह भी नहीं पालना। जो भगवान जी ने अर्जुन को शिक्षा दी है वो हमेशा ध्यान में रखें। हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, हमें अपने माध्यम से ईश्वर को प्रकट करना है। होगा नहीं होगा वो भगवान जानते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए, हमारा प्रयास तो होना चाहिए। तो मेरा तो इनके जो ये सिचुएशन थी, ये जो प्रश्न था, इसके ऊपर यही कहना है। मैं नहीं जानता ये ठीक है गलत है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से जब इसके ऊपर विचार किया तो मेरे दिमाग में नहीं गया। कोई कुछ कहना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। संगीता जी से पूछना चाहेंगे, संगीता जी का आंसर मिला या नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैंने तो सर ने जो बात अब बोली तो उसी पे मैं पहुंच ही गई थी कि आते ही दुनिया में 2 कारणों से भगवान भेजते हैं हमें। एक तो अपने प्रारब्ध को भोगने और एक लेसन, अपना कार्मिक अकाउंट सेटल डाउन करने और लेसन सीखने। तो वो, लेकिन ये जो 2 फैक्ट्स हैं वो हमें पता तभी चलते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान होता है। और ज्ञान तभी होता है जब हम इस तरह से मतलब जुड़ते हैं, अब जैसे अब गीता सेशन से जुड़े हैं या कुछ अच्छा पढ़ते हैं, और उसमें फिर आत्म कृपा भी चाहिए। ये नहीं कह सकते उसको हम प्रारब्ध के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं मेरे प्रारब्ध में नहीं है इसलिए मुझे कोई मैं तो मतलब अच्छे रास्ते पे नहीं चल सकता। नहीं, वो गलत है, वो एक लेम एक्सक्यूज है। वो तो दुर्योधन वाली बात होगी ना, जाना में धर्मम। वो बिल्कुल। तो वो हम सब नहीं कह सकते, ये वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वही वाली बात की भगवान ने हमें फ्रीडम तो दी है ना। मतलब रिलेटिवली तो हम फ्री हैं, कंपैरेटिवली फ्रीडम तो एटम के अंदर भी फ्रीडम है। अब वो सोई हुई है चेतना जिसके हम जागृत हैं, तो उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं ना। फिर तो पशु और हमें तो फिर कोई अंतर नहीं है। तो ये इस विवेक को जगाना, वो आत्म कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा और आत्म कृपा, ये तीनों जरूरी हैं। मतलब आत्म कृपा के बिना भी कुछ नहीं होगा। शेर का मुंह खुला हुआ है, आंखें बंद है, तो हिरन उसके सामने खड़ा तो अपने आप उसके मुंह में नहीं जाएगा। प्रारब्ध से हिरन उसके सामने आ गया, लेकिन उसको एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा मुंह में डालने के लिए, उसको शिकार करने के लिए। तो बिल्कुल। और सर मैं तो एक ये भी समझती हूँ कि व्यक्तिगत कर्म भी होते हैं और आपके कम्युनिटी का भी कर्म होता है, कंट्री का भी कर्म होता है, जिसके लपेटे में सारे आते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी से 2 तरह के हैं हमारे, एक तो व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि और समष्टि, हाँ। गुरु नानक देव जी से पूछा किसी ने कि ये क्या बात हुई कि किसी मतलब मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो दूसरा मतलब मैं क्यों भोगूं दूसरों का। तो उन्होंने बोला तो कल इसका जवाब दूंगा। रात को व्यक्ति सोया तो उन्होंने उसके चेहरे बॉडी पे शहद मल दी। शहद मली तो वो चींटियां आ गई बॉडी पे। अब काटा तो एक चींटी ने, लेकिन उसने बंदे ने जोर से हाथ मारा बॉडी पे, तो पता हजारों चींटियां मर गई। ठीक है ना। तो मतलब उसको दिखने में तो कर्म एक व्यक्ति कर रहा है, पर उसकी पूरी कम्युनिटी ने वो भोगा उसको। तो मतलब ये एक लॉ ऑफ कर्मा है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मतलब इसकी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन में जाने की बजाय मुझे लगता है अगर हम सिर्फ इसी पे फोकस करें कि लॉ ऑफ कर्मा है और 2 कारणों से आए हैं, सीखने के लिए और भोगने के लिए, तो हम
फिर जो अगर स्ट्रेंथ भी आएगी ना सर, वो भी सीखने का ही प्रोसेस है। कुछ लोग प्रताड़ित होते रहते हैं, कुछ उस प्रताड़ना से बाहर निकलने का एफर्ट करते हैं, कुछ निकल जाते हैं, निकलने के बाद कुछ जो है वो हिम्मत जुटा लेते हैं, कुछ हवा हार जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है हमारा लर्निंग का, और वो हम उसको शॉर्टर टर्म में नहीं देख सकते, छोटे फ्रेम में नहीं देख सकते। क्या पता वो अगले जन्मों तक भी जाना हो। बिल्कुल, अगले क्योंकि जन्मों तो हम उसको ब्रॉडर उसमें देखें ना, तो इसलिए छोटे छोटे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज देखें कि ये मैंने कुछ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो मैं तो ऐसे सोचती हूँ कुछ गलत हुआ है तो मेरा प्रारब्ध था, होगा, और मैं कुछ करने जा रही हूँ तो वो किसी को बुरा ना लगे, वो मैं अपना कर्म सही करने का काम करूँ, बस दो ही बातों में सर मेरा अपना वो रहता है हमेशा, माई फिलोसफी ऑफ लाइफ। अगर गलत हो रहा है तो कुछ प्रारब्ध में लिखा हुआ है, इसलिए हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको सह के इससे पार जाएंगे। बिना पेपर दिए तो पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता स्कूल में भी, बार बार कंपार्टमेंट आती है, बार बार रीअपीयर आती है, जब तक पास नहीं हो जाते तब तक वो पेपर देते रहना पड़ता है। तो ये हम जिसमें से अगर मान लो नहीं भी निकल पाते हैं तो मुझे लगता है वो रीअपीयर आ रही है हमारी, तो हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं पहले की बजाय। एग्जैक्टली मैं ये तो हाँ, मतलब ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही मतलब ऐसा लगने लगा है। मुझे तो ये चीज बिल्कुल अपने आप में ये पिछले 1.5 साल में ही मतलब फील होता है कि मतलब मैं अब घबराती नहीं हूँ जल्दी या स्ट्रेस आउट नहीं होती हूँ ऐसी जी किसी जी सिचुएशन में। जी तो बिल्कुल बहुत बहुत हेल्प मिलती है इससे। सर मुझे इजाजत देंगे, वो बेल बज गई है प्लीज नीचे प्लीज 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 डिनर प्लीज की। प्लीज, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैंने मेडिटेशन तो मिस कर दी मुझे थी क्योंकि बहुत मुझे अच्छा चर्चा लगा में कि शामिल होना था। आप आए, क्योंकि हाँ, नहीं जैसे ही नहीं, शुरू हुआ मुझे लगा कि नहीं ये हाँ समझ बस। के आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, हरि ओम सबको। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। कुछ और कोई कहना चाहेगा? नहीं तो हम आशु बहन, ये जो बहन है आपके साथ, ये सेटिस्फाई हुई कि नहीं? हाँ जी, वो कह रही है कि मैं अब आऊंगी सेशन में। मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा लगेगा हमें। सर इनफैक्ट अब जैसे हमारे ग्रुप में जो छोटे बच्चे जुड़े हैं ना, मुझे लगता है वो तो मतलब उनका लेवल तो हमसे कहीं ऊपर है, और मुझे नहीं बिल्कुल लगता अपने जीवन में कभी भी वो मात खाएंगे या वो दुविधा में रहेंगे किसी भी अपनी लाइफ के बिल्कुल, डिसीजन को ये लेकर। ये ये ज्यादा बेटर, ये ज्यादा बेटर है। मार खाना तो देखो, जी यू नेवर नो कि कौन सी सिचुएशन कैसी आएगी, पर ये कि जी उन्हें दुविधा नहीं होगी, ये जरूर है। दुविधा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, सर क्योंकि कल ना, लाइफ तो कल मूवी देख रहे थे, एक तो उसका लास्ट डायलॉग उसने यही कहा था कि मेरे दुख या मेरे आंसू मेरी किस्मत है, लेकिन हंसना मेरी फितरत है। तो वो अब हमने उस चीज से बाहर, जो भी सिचुएशन आई है वो हमारी बैड कर्मा या कुछ भी कह लो आई है, लेकिन अब उससे ओवरकम हमने कैसे करना है, तो वो भगवत गीता ही हमें सिखा रही है। और बाकी जैसे गीतांजलि जी ने कहा कि पिछले 1.5-2 साल में इतना तो चेंज आया है कि अगर हम अब किसी भी उसको डिसीजन को लेते समय डामाडोल या घबराते, दो नावों में सवार नहीं रहते हैं कि क्या इधर जाए या इधर जाए। एटलीस्ट पता होता है हमें कि हम जो कर रहे हैं वो वाकई में सही चीज है, सिर्फ हमारा मन नहीं कह रहा, इसलिए नहीं हम कर रहे कि हमारा मन कह रहा है। वो करनी चाहिए और जरूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं वो चीज। और एक बात सर ये भी है कि जैसे सहने की बात हुई, तो मुझे लगता है एटलीस्ट जब ये नौबत आ जाए कि कहीं जैसे भी उन्होंने हरदीप जी ने कहा कि एक भाई की बात बताई कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो वो नौबत आने से पहले तो मतलब जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, एक जो मानुष जीवन मिला है, वो सिचुएशन अगर आ जाती है तो उससे तो बेटर यही है कि आप अपना सेपरेट हो जाओ या फिर कुछ और। उससे पहले तो बहुत कुछ कर लेना चाहिए। वो तो सिचुएशन के बारे में सोचना, वो उस सिचुएशन पे नहीं जाना, वो तो बेकार, उस वहां तक तो जाने की जरूरत ही नहीं होती कभी। भगवान ने जब हमें ये जीवन दिया है तो इस सिचुएशन तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। बहुत से रास्ते हैं उससे पहले, अच्छे बुरे बहुत रास्ते हैं। वो तो ना अच्छा है ना बुरा है।
चलिए चले आज समापन की ओर। अगर फिर भी जारी रखनी हो तो हम कल इसे जारी रख सकते हैं, चर्चा को आगे भी। मुझे अभी वैसे इस श्लोक के बारे में और भी कुछ कहना है, वो कल कहेंगे। ये मतलब हम चाह रहे थे कि इस प्रश्न को अच्छे से हम डिस्कस कर लें। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के। और अच्छी बात यह है कि ये डिस्कशंस जो हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि किसी भी सिचुएशन में, अक्सर हम पढ़े लिखे हैं तो ये जानते हैं कि किस तरह से उस सिचुएशन के वो रिस्पॉन्ड करना है, अक्सर हम जानते हैं। लेकिन क्या हम वो डिसीजन लेते हुए सही हैं या नहीं, हमारी आत्मा हमारे साथ है कि नहीं है, वो ज़्यादा जरूरी है। और डिसीजन लेकर कोई भी निर्णय हमने लिया, उसके बाद एटलीस्ट आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, पछताना नहीं चाहिए। तो गीता जी हमें इस मामले में बिल्कुल, जैसे गीतांजलि बहन ने कहा कि अब दुविधा नहीं रहती। तो हम जब डिसीजन लेते हैं, अब जो भी निर्णय होता है, ऐसा जरूर है कि अब ग्लानि नहीं होती, प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। और जो लिया है तो लगता है कि वो इम्पल्सिव नहीं था, वो रिएक्टिव नहीं था, कुछ तो सोच के ही लिया है। और यही गीता जी की हमारे ऊपर कृपा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर सच ए लवली डिस्कशन। बहुत ही अच्छा लगा आप सबके विचार सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ये जीवन मिला है अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, और भगवत गीता हमें हेल्प कर रही है। कुछ ऐसे निर्णय, सबकी सिचुएशन, सबकी लाइफ पे छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन अगर हम अपना फिर वही बात एम बड़ा रखेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम्स थोड़ी हमें छोटी लगने लग जाएंगी। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम्स भी सर अटक के रह जाते हैं तो फिर वो बहुत बड़ी लगने लग जाती है। जब उससे आगे का सोचो तो लगता है कि नहीं, ये सॉल्व हो सकती है ये चीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं अगली चर्चा में। इसमें एक चीज मैं बस लास्ट में और ऐड करना चाहूंगा कि भगवान का हाथ हर दशा में थामे रखिए। जैसे द्रौपदी ने जब चीरहरण तक की नौबत आ गई तो भगवान को पुकारा, तो भगवान दौड़े चले आए। तो ठीक है, ये सिचुएशंस हम सबके सामने आती हैं, लेकिन ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, उसको पुकारते रहें। जरूरी नहीं कि आपके ऊपर जब कोई दुख आए तभी उसे पुकारें, उसको हर समय याद रखें, उसके साथ बने रहें, उसको अपने हृदय में बसा कर रखें। तो फिर ये जो समस्याएं हैं ना, तो आप जो भी डिसीजन लोगे, फिर उसके बाद की जो, जैसे मैंने कहा था कि ये एक चैलेंज है, जब आप इस सिचुएशन से वॉकआउट कर जाते हो, फिर देयर इज अनदर चैलेंज कि आपको उसके बाद की लाइफ को कैसे जीना है। तो उसमें प्रभु का साथ बहुत जरूरी है, इसलिए प्रभु का दामन ना छोड़े ताकि वो आपका दामन ना छोड़े। थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन।